तो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। पुनीत, हमने पी ब्लॉक स्टार्ट कर सॉरी बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दिया है। जो पी ब्लॉक का रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं बाद में कराऊं, ठीक है? ओके सर। तो जो भी मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है। देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दैट वी विल स्टडी, फोर नहीं फाइव एक्चुअली कैटेगरीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दैट वी विल स्टडी in this chapter, some in this chapter, some in biology or in your graduation. Carbohydrates, second proteins, fats and lipids. केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होएगा प्री बोर्ड्स क्या? का। कल मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है सर, प्री बोर्ड्स। कब है? सर कल। अच्छा अच्छा, ठीक। फिफ्थ है एंजाइम्स। सिक्स एक्चुअली, सॉरी, विटामिन्स। तो देखो, फैट्स एंड लिपिड्स को छोड़कर बाकी सब कुछ है इस चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, ठीक है? एंजाइम्स एंड विटामिन्स शायद सिलेबस से कट गया है या पता नहीं है, जो भी है हम पढ़ेंगे तो सारे ही सिलेबस से अभी कटा या नहीं कटा। एंजाइम्स विटामिन्स बहुत छोटा छोटा सा, इनफैक्ट आई विल नॉट इवन टीच एंजाइम्स, इट्स जस्ट वन पैराग्राफ, तो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है? हम मेनली ये तीन चीजें पढ़ेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन्स और एक न्यूक्लिक एसिड। विटामिन्स में एक छोटी सी टेबल है, विल जस्ट डू दैट, ठीक है? तो शुरुआत हम कार्बोहाइड्रेट से करेंगे। तीन सेक्शन बना देंगे हम, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट, न्यूक्लिक एसिड्स। तो केमिकली carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. Chemically, all carbohydrates are polyhydroxy. Polyhydroxy मतलब मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या तो एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मल्टीपल OH ग्रुप होंगे और उसके साथ साथ या तो एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, ठीक है? With a general formula, with a general formula, CXH2OY, ये जनरल फॉर्मूला। X और Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्डेहाइड, ठीक है? Now the next thing we'll study is classification of these carbohydrates. तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे और एक अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप, ठीक? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन भी एक सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, बेस्ड ऑन टेस्ट।
बेस्ड ऑन टेस्ट। तो टेस्ट के बेसिस पे या हम शुरुआत एक्चुअली पता है क्या करते हैं, हम करते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस से शुरुआत करते हैं, दैट विल बी सेंसिबल, मोर सेंसिबल। बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होने पे ये कितने प्रोडक्ट बनाता है। ब्रेक डाउन होता भी ये नहीं होता, हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करना, या सिर्फ सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है इसके अंदर ए बी सी डी कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट हाइड्रोलाइज। The carbohydrates which do not hydrolyze, which cannot be hydrolyzed. ठीक है, so they are a single unit. Example: glucose, fructose, galactose, glycose या glycogen। तो ये कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, वी हैव रिटन अ फ्यू। उसके बाद दूसरे जो टाइप बी है इसमें, उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ओलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइज होकर 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करोगे तो उसकी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। डाइसैकेराइड यानी कि जो दो दो पार्ट में, दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो। ट्राइसैकेराइड यानी जो 3 में हो। टेट्रासैकेराइड जो 4 में हो। तो 10 यूनिट तक जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओलिगो। तो द कार्बोहाइड्रेट्स that hydrolyze to give 2 to 10 monosaccharide units. ठीक है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में जो ब्रेक डाउन होते हैं उन्हें बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर डाइसेकेराइड्स आ जाएंगे। एक्चुअली डाइसेकेराइड्स के ही एग्जाम्पल है हमारे पास, ट्राइसेकेराइड्स के बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं एंड वी डोंट हैव टू रिमेम्बर दोज। सुक्रोस एक एग्जाम्पल होता है, जो आपकी केन शुगर होती है, सुक्रोस। ठीक है, माल्टोस जो रोटी के अंदर होता है, ठीक है, कोई भी स्टार्ची सब्सटेंस के अंदर होता है। लैक्टोस जो मिल्क में होता है। ठीक है, एटसेट्रा। ये 3 एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, और चाहो तो आप कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नेम्स होते हैं इनके, याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई बात। सी, तीसरा पार्ट जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स से बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स वो हैं द कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअली किसी को कॉपी करके लिख सकते हैं। So the carbohydrate that hydrolyzes to give more than 10. To give more than 10 monosaccharide units. ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर
स्टार्च जो रोटी में होता है, आलू में होता है, सेल्यूलोस जो प्लांट की ग्रीन लीव्स में होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन जो हमारे लिवर में स्टोर्ड फूड होता है, ग्लाइकोजन उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। सर ये सब एमसीक्यूज की फॉर्म में कैसे आएगा? एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं किसी भी में। एमसीक्यू ना क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लो, अभी तुम पूरा नॉर्मली पढ़ो, ये मत सोच के पढ़ाई करोगे एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है। पहले नॉर्मली पढ़ाई करो, बस डेफिनेशंस को याद करने की जगह समझ लो, क्योंकि लिखने के लिए नहीं आएंगी डेफिनेशंस, समझने की कोशिश करो यस उनको बस, सर। ठीक है। एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, अभी हार्डली आपको 5-6 क्लासेस और लगेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल प्रैक्टिस एमसीक्यूज ओनली फॉर एवरी सिंगल चैप्टर। ऑलराइट, यस सर। तो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे इनको रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोला जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ना एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है, शुगर्स। हालांकि सारे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर नहीं कहा जा सकता, बट कह भी देते हैं थोड़ा। ये शुगर जो टर्म है वो इंटरचेंजेबली यूज कर ली जाती है, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं जो टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देती हैं। अब आपने असल में अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी था नहीं। कोई भी ऐसी चीज, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूसिंग सब वो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में CrO3 पढ़ा था ना, KMnO4 पढ़ा है आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है। PCC पढ़ा था कि नहीं पढ़ा है अभी? नहीं, PCC अभी आपने नहीं पढ़ा शायद। तो CrO3 तो पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 भी पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा होते हैं टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो शुगर्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स उनसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन का यूज करके, उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को तो रिड्यूस कर रहे होंगे ना, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो द कार्बोहाइड्रेट्स that can reduce tolerance reagent or failing solution. टॉलेंस को रिएजेंट और फेलिंग्स को सोल्यूशन इसलिए बोलते हैं, टॉलेंस जो है वो एक रिएजेंट होता है, यानी एक केमिकल होता है, फेलिंग्स जो है वो दो रिएजेंट्स का मिक्सचर होता है, इसलिए उसे सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट that can reduce tolerance reagent or failing solution are called reducing sugars. ठीक है, are called reducing sugars. इसमें एग्जाम्पल में इनफैक्ट ऑल मोनोसेकेराइड्स आ जाते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड मोस्ट disaccharides. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं? जो टॉलरेंस रिएजेंट फेरिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। The carbohydrate that cannot reduce tolerance reagent or Fehling solution
दैट कैन की जगह कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट रिड्यूस ऑरेंज एंड फायरिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, और इसमें एग्जांपल है सुक्रोज। एक ही एग्जांपल याद कर लेना फिलहाल ना, होते तो और भी हैं बट दोज आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड शुगर्स, तो उनके नाम याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर याद करना चाहते हो तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड लुक फॉर मोर, बट एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू फॉर नाउ, बट यू कैन ऑलवेज मेमोराइज मोर। इन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं ना, दे कंटेन फ्री अल्डिहाइड ग्रुप्स, इनके अल्डिहाइड ग्रुप किसी से बॉन्डेड नहीं होते। एक मिनट बता देता हूँ मैं क्या मतलब है, ये लिख देते हैं पॉइंट। रिड्यूसिंग शुगर्स कैरी फ्री अल्डिहाइड ग्रुप्स। अभी जब इनके स्ट्रक्चर समझाऊंगा ना, दिस विल मेक मोर सेंस देन अल्डिहाइड ग्रुप्स। तो जिन भी शुगर्स के अंदर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स का काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, वो टेक्निकली क्लासिफिकेशन है बस, लेकिन नाम का ही है, क्योंकि उस क्लासिफिकेशन को हम यूज तो करते नहीं। बेस्ड ऑन टेस्ट। तो बेस्ड ऑन टेस्ट में हमने ना दो कैटेगरी बना दी है, शुगर्स नॉन शुगर्स। तो जो स्वीट होती हैं वो शुगर्स होती हैं, और जो स्वीट नहीं होती वो नॉन शुगर्स होती हैं। लेकिन क्या है कि हम सभी को शुगर्स बोल देते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। ये क्लासिफिकेशन मोर और लेस यूजलेस ही है, लेकिन दे रखा है तो हम लिख लेंगे, क्योंकि ज्यादातर कॉमनली सारे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोल दिया जाता है, चाहे वो स्वीट हो चाहे ना हो। टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए बट जनरल टर्म यूज कर ली जाती है शुगर्स उसके लिए, ठीक है। तो फिर भी लिख देते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो कौन से बेसिकली जितने पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते। और मोस्ट मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स, वो स्वीट होते हैं मोस्ट ऑफ देम, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, मोस्टली, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन नंबर of carbon atoms and the functional group। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी में टेबल भी बनी हुई है, वही बनवा देता हूँ मैं आपको सिंपली यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और उस बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा बेसिक अल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आइदर अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, तो इस बेसिस पे नेम होगा। ठीक है, तो ये समझना जरा ध्यान से। अगर नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 3 से होते हैं स्टार्ट, ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसके बेसिस पे नाम क्या होगा। तो ये अल्डिहाइड या कीटोन ही आएगा सेकंड कॉलम में। तो 3 में अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसे बोलेंगे एल्डो ट्रायोस। ठीक है, और अगर कीटोन हुआ तो उसे बोलेंगे एल कीटो ट्रायोस। ठीक है, 4 के अंदर सेम चीज एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। ठीक है, 5 में पेंटोस हो जाएगा, एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस। ठीक है, 6 में हेक्सोस हो जाएगा, ये सेम ही आता रहेगा, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या मतलब है। तो ये था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करें, पहले मोनोसेकेराइड्स के, फिर डाइसेकेराइड्स के, और फिर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में क्या है, अ सिंगल यूनिट बेसिकली विच डज नॉट हाइड्रोलाइज। मोनोसेकेराइड के अंदर जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लूकोस सबसे पहले। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है इट इज अ स्वीट carbohydrate, a sweet monosaccharide found in plants, found in fruits, ठीक है, and sugar। और प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी बोलिए। तो प्रिपरेशन के दो मेथड हैं, पहला है फ्रॉम सुक्रोज और दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। नॉर्मली जब इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है इसे तो स्टार्च से किया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो सुक्रोज से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोला जाता है, शुगर केन से जो निकलती है आपकी नॉर्मल शुगर, सुक्रोज से ही बनाया जाता है। तो कैसे बनता है, बॉइलिंग सुक्रोज with HCl और H2SO4,
in alcoholic medium. Gives an equimolar mixture, equal amounts में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं, of glucose and fructose. तो शुगर केन या सुक्रोज जो होता है वो होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। इसमें आप इसे हीट कर दो एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो सिमिलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, C6H12O6, C6H12O6, लेकिन आधे मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के होंगे और आधे फ्रक्टोज के होंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप आता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आता है। ये डिफरेंस है। अभी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा क्या फर्क होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं इक्वल अमाउंट, ठीक है। दूसरा जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है फ्रॉम स्टार्च। तो कमर्शियल लेवल पे जब प्रिपरेशन करना होता है तो स्टार्च से किया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज is prepared by acidic hydrolysis of starch at 393 Kelvin on a commercial scale. ठीक है, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला है वो है C6H10O5 टाइम्स N, क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, तो ये N टाइम्स ये यूनिट रिपीट हो रहा है। C6H10O5 यूनिट जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अंदर आप अच्छा सॉरी, मैं ऊपर वाले में एक चीज भूल गया, इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करा है मैंने। Sorry, यहाँ पे वाटर ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना, तो वाटर भी ऐड होगा। नीचे वाले में भी इसी तरीके से वाटर ऐड करेंगे ना, तो N जितने मॉलिक्यूल्स का, जितने पॉलीमरिक यूनिट्स का स्टार्च होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड होंगे, और रिएक्शन वही एसिडिक कंडीशंस में होगा 393 केल्विन के टेम्परेचर पे, और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्योर ग्लूकोज मिलता है आपको, C6H12O6 के N मॉलिक्यूल्स, यानी जितने पॉलीमेरिक यूनिट्स का स्टार्च होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स आपको ग्लूकोज के मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेथड दैट इज यूज्ड कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन, सॉरी प्रिपरेशन तो हो गया, ये प्रिपरेशन हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और कैसे डिस्क्राइब हुआ, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, वी विल आल्सो शो हाउ डिड वी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एज वी नो इट टुडे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले तो इट्स composition,
and formula of glucose was determined using organic quantitative and qualitative analysis. Qualitative and quantitative analysis जो लास्ट ईयर 11th में थे, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए टेस्ट करते हैं और उनकी परसेंटेज कितनी है उससे पता लगा के एम्पेरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला डिस्क्राइब किया सबसे पहले हम, क्या फार्मूला डिस्क्राइब किया, C6H12O6। अब हमें पता लगाना था कि भाई ये 6 कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये कैसे अटैच्ड हैं एक दूसरे से, क्या ये स्ट्रेट चेन में है, क्या ये रिंग की फॉर्म में है, क्या ये ब्रांच की फॉर्म में है, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो द सेकंड थिंग दैट वी डिड वाज कि हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं ये किस फॉर्म में अटैच हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराया और हमें पता चला कि 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होते हैं। कैसे पता चला, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with HI, glucose gives N-hexane, नॉर्मल हेक्सेन की चेन दे देता है। ठीक है, दिस suggests that the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. ये जो पॉइंट बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कैसे हमें पता चला कि ग्लूकोज के जो 6 एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, they are linked in a straight chain. Now we know that the actual structure of glucose looks something like this. ये CHO है सबसे ऊपर, उसके नीचे 4 कार्बन एटम्स हैं ऐसे, 2 3 4 5 हो गए टोटल मिला के, छठा कार्बन यहाँ CH2OH की फॉर्म में। ये जो बीच में जॉइंट्स है ना, दीज जॉइंट्स आर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें अगर इसको फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ कार्बन बोल दें, तो बस ये याद रखना है कि थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है, सब पे सारे कार्बन पे एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, सब में सिर्फ एक थर्ड कार्बन ऐसा है जिसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगा हुआ, बाकी सारे कार्बन एटम्स में एक एक OH ग्रुप है लेकिन किस साइड पे, राइट साइड। और जो दूसरी साइड है, द अदर साइड हैज एन H एटम। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, दैट वी नो नाउ। अब मैंने पहले से ही बता दिया आपको, सो दैट आई, अब मैं ये समझाऊंगा कि हाउ डिड वी रीच दिस स्ट्रक्चर, हमें कैसे पता चला कि स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम रिएक्शन जब लिखेंगे तो हम ये बना लेंगे